नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी9 के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों वाली खबरों का भी अपडेट देते हैं। तो आइए 2022 के कंपनी नामा के आखिरी एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों की। पहली खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी आरआईएल को लेकर इस हफ्ते दो खबरें आई हैं। पहला ये कि आरआईएल कन्फेक्शनरी कंपनी लोटस चॉकलेट के प्रमोटर्स से 51% हिस्सा 74 करोड़ रुपए में खरीदेगी। ये सौदा सब्सिडरी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल के जरिए पूरा होगा। चूंकि लोटस चॉकलेट शेयर बाजार में लिस्टेड है, इसलिए सेबी नियमों के मुताबिक कंपनी के शेयरधारकों के लिए 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर भी आएगा। 30 दिसंबर को आरआईएल का शेयर हल्की गिरावट और लोटस चॉकलेट का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि यह कंपनी मेट्रो के भारत के कैश एंड कैरी कारोबार को B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस स्टोर्स में तब्दील कर सकती है। मेट्रो के इन स्टोर्स को रिलायंस मार्केट का नाम दिया जा सकता है, जो कि बल्क बायर्स यानी बड़े खरीदार और किराना स्टोर्स को केटर करेंगे। इन स्टोर्स का इस्तेमाल जियो मार्ट की सप्लाई पर भी हो सकता है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि RRVL यानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मेट्रो के भारत के कारोबार को 2850 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। 28 दिसंबर को आरआईएल का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, दवा कंपनी सुवेन फार्मा की प्रमोटर जस्ती फैमिली ने अपना 50.1% हिस्सा ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी निवेशक एडवेंट इंटरनेशनल को 6313 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। यही नहीं, सेबी के टेकओवर नियमों के मुताबिक एडवेंट इंटरनेशनल ने सुवेन फार्मा के शेयरधारकों के लिए 495 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर की भी घोषणा की है। इस ओपन ऑफर पर कुल 3276 करोड़ रुपए का खर्च होगा। सौदा पूरा होने के बाद एडवेंट इंटरनेशनल की अपनी पोर्टफोलियो कंपनी कोहैंस की सुवेन फार्मा के साथ मर्जर की भी योजना है, जिस पर सुवेन फार्मा का बोर्ड फैसला लेगा। 26 दिसंबर को सुवेन फार्मा का शेयर करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी वेल्सपन एंटरप्राइजेस ने अपने 6 रोड प्रोजेक्ट्स को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये रोड प्रोजेक्ट्स एक्टिस हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को 6025 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में बेचे गए हैं, जिसको लेकर 6 माह पहले करार किया गया था। इन 6 प्रोजेक्ट्स में वेल्सपन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वेल्सपन रोड इंफ्रा, MBL CGRG रोड, MBL GSY रोड, चिकाली तरसोद हाईवे नाम के 5 हाइब्रिड एनवी मॉड यानी HAM एसेट्स हैं और वेल्सपन इंफ्रा फैसिलिटी नाम का एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी BOT प्रोजेक्ट भी शामिल है। वेल्सपन ने BOT टोल प्रोजेक्ट का 49% हिस्सा बेच दिया है और बाकी बचे 51% हिस्से के लिए मंजूरियां लेनी होंगी। ये प्रक्रिया मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। 26 दिसंबर को वेल्सपन एंटरप्राइजेस का शेयर 5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर का रुख कर लेते हैं। टाटा समूह की एविएशन कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा के विलय की घोषणा से करीब 2 हफ्ते पहले टाटा ग्रुप और सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी SIA ने विस्तारा में 650 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की है। ये पूंजी विस्तारा की ऑपरेशनल या वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए डाली गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2015 में कारोबार शुरू करने के बाद से विस्तारा लगातार घाटे में है। अब तक कुल मिलाकर विस्तारा में 9,900 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। दोनों कंपनियों ने विस्तारा में 16 नवंबर को पूंजी डाली थी और 29 नवंबर को विलय की घोषणा की गई थी, जिसके औपचारिक ऐलान से जुड़ी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 48 और 50 में भी दी थी। एयर इंडिया में विलय की घोषणा से पहले विस्तारा में टाटा ग्रुप की 51% और सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी थी। एयर इंडिया में विस्तारा का विलय मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना है और इस मर्जर के बाद एयर इंडिया में SIA की हिस्सेदारी 25.1% हो जाएगी। पांचवी खबर, एक समय देश की सबसे मशहूर मोपेड रही लूना अब इलेक्ट्रिक अवतार में आने को तैयार है। काइनेटिक इंजीनियरिंग यानी KEL की सहयोगी कंपनी काइनेटिक ग्रीन एनर्जी ने लूना के इलेक्ट्रिक वर्जन या लूना के उत्पादन से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली हैं। KEL ने कहा कि अहमदाबाद में यूनिट स्थापित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं, जिससे हर महीने 5000 यूनिट का शुरुआती उत्पादन होगा। वॉल्यूम में इजाफा होने के साथ साथ KEL को अगले 2 से 3 साल में लूना से 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सालाना बिक्री का अनुमान है। 27 दिसंबर को काइनेटिक एनर्जी का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाके बंद हुआ था। छठी खबर, अप्रैल 2022 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई अरियोम पाइप इंडस्ट्रीज ने RP मेटल सेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशनल एसेट्स को 55 करोड़ रुपए की रकम में खरीद लिया है। RP मेटल सेक्शंस गैल्वेनाइज पाइप और कोल्ड रोल कॉयल की मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है। हरिओम पाइप की नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के जरिए अपनी प्रोडक्ट रेंज के विस्तार की योजना है और इस अधिग्रहण के जरिए कंपनी की प्रोडक्ट रेंज का विस्तार होगा। 28 दिसंबर को हरिओम पाइप का शेयर 7% चढ़कर बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 403 रुपए 55 पैसे का नया लाइफ टाइम हाई भी छुआ था।
सातवीं खबर, कर्ज में डूबी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड यानी आरएफएल दोबारा फाइनेंसिंग के कारोबार शुरू करने जा रही है। दरअसल आरएफएल के ज्यादातर लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने 2300 करोड़ रुपए के वन टाइम सेटलमेंट एग्रीमेंट यानी ओटीएस पर साइन कर दिए हैं। एक बार वन टाइम सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरएफएल करेक्टिव एक्शन प्लान यानी सीएपी से बाहर आ जाएगी। आरबीआई ने कंपनी की कमजोर आर्थिक स्थिति को देख साल 2022-18 में इसे सीएपी में डाल दिया था। आपको बता दें कि कंपनी के 16 में से 14 कर्जदाताओं ने वन टाइम सेटलमेंट एग्रीमेंट पर सहमति दे दी है और बाकी के 2 कर्जदाताओं की भी 1 से 2 दिन में सहमति आने की उम्मीद है। आरएफएल रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एनबीएफसी सब्सिडरी है और इस पर एसबीआई के नेतृत्व वाले लेंडर्स के कंसोर्टियम का करीब 5300 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। वन टाइम सेटलमेंट के चलते इस साल जून में 220 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। ओटीएस एग्रीमेंट के 90 दिनों के अंदर कंपनी को अपने लेंडर्स को भुगतान करना है। 28 दिसंबर को रेलिगेयर एंटरप्राइजेज का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स ने वॉलंटरी कार्बन मार्केट में कारोबार का अवसर खोजने के लिए इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड यानी आईसीएक्स नाम की सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। आईसीएक्स अपने प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेंट्स को कंपेटिटिव प्राइसेस यानी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट्स को खरीदने और बेचने का मौका देगी। आईसीएक्स का साल 2030 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 45% तक कम करने की सुविधा देने का मकसद है। एमिशन में कमी से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य है। इंडस्ट्री के आंकलन के हिसाब से वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट की दुनिया में सालाना मांग करीब 1.5 गीगा टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें साल 2030 तक भारत का योगदान करीब 200 मिलियन टन रहेगा। 28 दिसंबर को आईईएक्स का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। नौवीं खबर, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी एचईजी ने लिथियम आयन सेल्स के लिए ग्रेफाइट एनोड मैन्युफैक्चर करने के लिए टीएसीसी नाम की सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। लिथियम आयन सेल्स के साथ साथ इन ग्रेफाइट एनोड का कई तरह के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कंपनी की 5 से 7 साल में 2 चरणों में प्लांट लगाने की योजना है। पहले चरण में यानी 3 साल में 1000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। दूसरे चरण में 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च से क्षमता को 2 गुना बढ़ाया जाएगा। 27 दिसंबर को एचईजी का शेयर करीब 8.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। खबर, रॉयल एनफील्ड बाइक बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स कारोबार के लिए एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी की है। आयशर मोटर्स ने स्पेन की कंपनी स्टार्क फ्यूरर में 10.35% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। यह हिस्सेदारी 5 करोड़ यूरो की राशि में खरीदी गई है। इस हिस्सा खरीद से आयशर मोटर्स को स्टार्क फ्यूरर के बोर्ड में जगह मिलेगी। ये साझेदारी आयशर मोटर्स और स्टार्क दोनों के लिहाज से काफी अहम है क्योंकि दोनों कंपनियां मोबिलिटी क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रही हैं। स्टार्क फ्यूरर ने हाल में स्टार्क VARG नाम की पहली हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटोक्रॉस डर्ट बाइक लॉन्च की थी जिसे ग्लोबली काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। 30 दिसंबर को आयशर मोटर्स का शेयर करीब 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 11वीं खबर, कर्ज से जूझ रही श्रेय ग्रुप की दोनों कंपनियों के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने सफल बिडर को चुनने के लिए 3 जनवरी को चैलेंज ऑक्शन करवाने का फैसला लिया है। चैलेंज ऑक्शन यानी इन दोनों कंपनियों की नीलामी होगी जो कि 5 राउंड्स में पूरी होगी। इस नीलामी के लिए लेंडर्स ने पहले राउंड के लिए 3000 करोड़ रुपए की अपफ्रंट पेमेंट की सीमा तय की है। आपको बता दें कि इन दोनों कंपनियों की रेजोल्यूशन प्रक्रिया के तहत 3 बिडर्स ने बोलियां लगाई थी जिसमें वर्दे एरिना के कंसोर्टियम ने 14,000 करोड़ रुपए, NARCL यानी बैड बैंक ने 13,600 करोड़ रुपए और ऑथम इन्वेस्टमेंट ने 4,500 करोड़ रुपए की बोली जमा की थी। इन बोलियों में 2,500 से 2,800 करोड़ रुपए की अपफ्रंट पेमेंट और बाकी रकम धीरे धीरे भुगतान करने का प्लान शामिल था। 12वीं खबर, महिलाओं के कपड़े बनाने वाली कंपनी TCNS क्लोथिंग में मेजॉरिटी यानी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में आदित्य बिरला फैशन या AB फैशन सबसे आगे है। TCNS क्लोथिंग के पोर्टफोलियो में विशफुल नाम के हाई एंड ब्रांड के अलावा W, ऑरेलिया और 11 जैसे ब्रांड्स भी शामिल हैं। AB फैशन के अलावा TCNS को खरीदने की दौड़ में रिलायंस रिटेल, नाइका, ट्रेंड के साथ साथ TPG कैपिटल और कुछ और इक्विटी इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। एपिसोड नंबर 48 में हमने आपको बताया था कि TCNS क्लोथिंग में PE फर्म TA एसोसिएट्स की करीब 29% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। यही नहीं, इस सौदे में प्रोमोटर भी अपनी 32% में से आंशिक या पूरी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। यह डील स्टॉक और कैश में हो सकती है और इसकी जल्द घोषणा होने की भी उम्मीद है। डील से AB फैशन के वुमेन वेयर ब्रांड का पोर्टफोलियो और मजबूत होगा। 26 दिसंबर को TCNS क्लोथिंग का शेयर करीब 0.5% और AB फैशन का शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, तमिलनाडु की ऑटो कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने DR एक्सियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी DRA IPL नाम की कंपनी में 76% हिस्सेदारी खरीदी है।
दोनों कंपनियों के बीच 375 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा हुआ है। यह सौदा 31 मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। डीआरए आईपीएल पैसेंजर व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम सिलेंडर हेड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। देश की कई बड़ी कंपनियां डीआरए आईपीएल की ग्राहक सूची में शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022 में डीआरए आईपीएल का करीब 716 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। 30 दिसंबर को खबर आने के बाद क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का शेयर 7% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ था और दिन के दौरान शेयर ने 3,710 रुपए 95 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को लेकर इस हफ्ते दो खबरें आई हैं। पहला ये कि नोएडा अथॉरिटी ने डीएलएफ को 235 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। ये नोटिस नोएडा के सबसे फेमस मॉल्स में से एक मॉल ऑफ इंडिया की जमीन के पिछले मालिक वीराना रेड्डी को मुआवजा देने से जुड़ा है। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक 23 दिसंबर को डीएलएफ को नोटिस जारी किया जा चुका है और 15 दिन में इसका भुगतान करना जरूरी है। हालांकि डीएलएफ का कहना है कि नोटिस अभी नहीं मिला है, मिलते ही इसका रिव्यू किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने वीराना रेड्डी से साल 2005 में जमीन का अधिग्रहण किया था। बाद में इसे डीएलएफ को नीलाम कर दिया गया था। इतने सालों बाद भी रेड्डी को मुआवजे का बड़ा हिस्सा नहीं मिलने का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के भुगतान का फैसला सुनाया था। दूसरी खबर यह है कि गुरुग्राम की गार्डन सिटी सोसाइटी से जुड़े मामले में एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ सीसीआई अपील कर सकता है। एक फ्लैट खरीदार की शिकायत से जुड़े मामले में सीसीआई ने डीएलएफ को क्लीन चिट दी थी, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले एपिसोड्स में दी भी थी। 27 दिसंबर को डीएलएफ का शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा ग्रुप ने अपनी बोली को रिवाइज कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो हिंदुजा ग्रुप ने अपनी बोली को बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले ग्रुप ने ई ऑक्शन राउंड में 8,110 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन गुजरात के टोरेंट ग्रुप ने 8,640 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी। नीलामी की प्रक्रिया पूरा होने के बाद हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए बोली को बढ़ाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि रिलायंस कैपिटल की ई ऑक्शन के बाद हिंदुजा ग्रुप की तरफ से बढ़ाई गई बोली मान्य नहीं होगी। दूसरी ओर ई ऑक्शन राउंड के विजेता टोरेंट ग्रुप के मुताबिक अगर रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स ने हिंदुजा ग्रुप की रिवाइज बोली को कंसीडर किया तो यह गैर कानूनी होगा और ग्रुप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। तीसरी खबर, गूगल के खिलाफ अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गूगल के खिलाफ सीसीआई ने रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल 20 अक्टूबर को सीसीआई ने एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में कई मार्केट्स में अपने कद का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1338 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना लगाया था। पर इस फैसले के 60 दिन बाद भी कोई कार्रवाई ना होने से सीसीआई ने रिकवरी की शुरुआत कर दी है। हालांकि एक दूसरी खबर में गूगल ने कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई के ऑर्डर के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है और सीसीआई के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की है। चौथी खबर का रुख कर लेते हैं। एक समय बड़ी एयरलाइन कंपनियों में शुमार जेट एयरवेज का संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव, कुछ पायलट्स और केबिन क्रू मेंबर्स ने कंपनी को अलविदा कह दिया है। जून 2021 में जलान कैलरॉक कंसोर्टियम यानी जेकेसी ने रेजोल्यूशन प्रक्रिया जीती थी और इसके बावजूद एयरलाइन का कामकाज अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इसका असर कर्मचारियों पर पड़ना शुरू हो गया है। इंजीनियरिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट्स, कुछ पायलट, केबिन क्रू मेंबर्स ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, जबकि कुछ सीनियर अधिकारी लीव विदाउट पे पर भी चले गए हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने संकट को देख कई कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती कर दी थी और कई को लीव विदाउट पे पर भेज दिया था। अक्टूबर में एनसीएलटी ने कंसोर्टियम को कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेच्युटी बकाया अदा करने का निर्देश भी जारी किया था। पांचवी खबर, 3,250 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड घोटाले के आरोप में सीबीआई ने पिछले हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया है। 26 दिसंबर को इसी मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत की भी गिरफ्तारी हुई है। चंदा कोचर पर आरोप है कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए 2009 और 2011 में वेणुगोपाल के वीडियोकॉन ग्रुप को कर्ज मंजूर किया। सीबीआई का दावा है कि 3,250 करोड़ रुपए का लोन आरबीआई बैंकिंग एक्ट और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के खिलाफ जाकर दिया गया है। इस मामले में करीब 7 साल पहले शिकायत दर्ज हुई थी और चंदा कोचर को इसी वजह से 2018 में आईसीआईसीआई बैंक में अपना पद भी छोड़ना पड़ा था। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी का फैसला गैर कानूनी है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन दोनों को फौरी तौर पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। छठी खबर, बजट एयरलाइन स्पाइसजेट के शेयर होल्डर्स ने अजय सिंह को दोबारा डायरेक्टर नियुक्त करने के लिए बहुमत के साथ मंजूरी दे दी है। साथ ही शेयर होल्डर्स ने कंपनी की एजीएम में वित्त वर्ष 2022 के नतीजों को भी मंजूरी दे दी है। अजय सिंह को 4 नवंबर 2004 को
डायरेक्टर नियुक्त किया गया था और 27 अगस्त 2010 को उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसके बाद 21 मई 2015 को भी वो बतौर एमडी नियुक्त हुए थे। आपको बता दें कि स्पाइसजेट कई संकटों से जूझ रही है। एटीएफ की ऊंची कीमत और रुपए में कमजोरी के चलते जून तिमाही में कंपनी को 789 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 27 दिसंबर को स्पाइसजेट का शेयर करीब आधा फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एपेक्स फ्रोजन फूड्स के 2 प्रमोटर समेत कुल 4 लोगों पर 51.14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। सेबी ने कंपनी के 2 प्रमोटर्स और पी दुर्गा प्रसाद पर 11 लाख रुपए और देवला सत्य माधव पर 18,14,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने सितंबर 2017 से फरवरी 2018 के दौरान शेयर की जांच की थी और पाया कि इन चारों एंटिटीज ने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी यूपीएसआई होने के साथ साथ कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग की थी। 30 दिसंबर को खबर आने के बाद एपेक्स फ्रोजन का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। साल 2022 स्टार्टअप्स के लिए काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा है। 2022 में स्टार्टअप्स की कुल फंडिंग में 38.4% की कमी हुई है। 2021 में 41.1 अरब डॉलर के मुकाबले 2022 में स्टार्टअप्स को केवल 25.5 अरब डॉलर की ही फंडिंग मिली है। यही नहीं, 2022 में कुल फंडिंग राउंड्स की संख्या 2889 से 32% घटकर 1966 पर रह गई है। इतना ही नहीं, 2021 की तुलना में यूनिकॉर्न्स की संख्या भी आधी रह गई है। 2021 में कुल 46 यूनिकॉर्न्स के मुकाबले 2022 में केवल 23 यूनिकॉर्न ही बन पाए हैं। 1 अरब डॉलर या उससे ज्यादा के वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा मिलता है। दूसरी खबर, 2022 में स्टार्टअप्स ने करीब 18,000 कर्मचारियों को बाहर निकाला है। एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म लॉन्ग हाउस कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। स्टार्टअप्स में छटनी का दौर बीते सितंबर से नवंबर महीने तक बेहद सख्त रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा छटनी एडटेक सेक्टर की कंपनियों में हुई है। एडटेक स्टार्टअप्स ने करीब 7,868 कर्मचारियों की छटनी की, यानी 44% छटनी केवल एडटेक सेक्टर में ही हुई है। तीसरी खबर, 2022 में कुछ स्टार्टअप्स में सीनियर अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर इस्तीफे दिए हैं। इन स्टार्टअप्स में उड़ान, ओला और ओयो के नाम सबसे ऊपर हैं। B2B कॉमर्स कंपनी उड़ान में सबसे ज्यादा 50 सीनियर अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। वहीं ओला और ओयो होटल्स में 21 सीनियर अधिकारियों ने अपना पद इस साल छोड़ दिया था। इसी तरह पेटीएम में 15, क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX में 14 और नाइका में 7 सीनियर अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। चौथी खबर का रुख कर लेते हैं। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पेयू ने 150 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कर्मचारी कंपनी की टोटल वर्कफोर्स की 6% के बराबर हैं। नीदरलैंड की कंपनी में हुई इस छटनी का सबसे ज्यादा असर पेयू की भारतीय इकाई और कैलिफोर्निया की पेमेंट और सिक्योरिटी कंपनी विम्बो पर पड़ेगा। पेयू ने साल 2019 में विम्बो को $70 मिलियन में खरीदा था। पांचवी खबर, फिनटेक कंपनी फोन पे और ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट एक दूसरे से अलग हो गई हैं। 2016 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे का अधिग्रहण किया था, लेकिन पिछले हफ्ते दोनों कंपनियों ने अलग होने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद फोन पे अब पूरी तरह से इंडिया बेस्ड कंपनी हो गई है। छठी खबर, टाटा ग्रुप के ग्रोसरी यूनिकॉर्न बिग बास्केट ने हैदराबाद में अपना लार्ज फॉर्मेट सुपरमार्केट मॉडल शुरू किया है, यानी कि कंपनी ने ऑफलाइन रिटेल में एंट्री की है। इसके तहत कंपनी के टेक ड्रिवन सेल्फ सर्विस वाले फल और सब्जियों के आउटलेट काम करते हैं। कंपनी आगे बेंगलुरु और कोलकाता में भी ऐसी सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है और इसके बाद देश के दूसरे टियर 1 शहरों में भी ऐसा सुपरमार्केट मॉडल शुरू किया जाएगा। इस तरह टाटा समूह देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी RRVL यानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के साथ सीधे मुकाबला करने की तैयारी में जुट गई है। साथ ही दूसरी खबर में टाटा ग्रुप ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी ई कॉमर्स वेंचर्स को टाटा डिजिटल के तहत लाने की भी घोषणा की है। हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट्स ब्रांड मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर ने सेबी के पास IPO दस्तावेज जमा किए हैं। IPO के तहत 400 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमोटर्स, निवेशकों और दूसरे शेयरधारकों की ओर से करीब 4.68 करोड़ शेयरों की बिक्री OFS के जरिए की जाएगी। होनासा कंज्यूमर की जनवरी में वैल्यूएशन 1.2 अरब डॉलर थी और ये इस साल यूनिकॉर्न बनने वाली पहली कंपनी थी। चलिए, तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक और अपनी राय हमारे साथ नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सकें। तो निवेश जगत और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी ऐसी ही आपके काम की हर खबर जानने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को अभी डाउनलोड करें और 1.5 लाख लोगों से ज्यादा के परिवार को आप भी शामिल हो जाइए। तो मिलते हैं आपसे अगले साल यानी 2023 के पहले हफ्ते में नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9। नमस्कार।
और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।